My name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So like a lot of you had commented कि आप वीडियो बनाओ regarding how to score 95 plus और 100 in physics, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो इट इज़ जस्ट अ स्ट्रैटेजी वीडियो. बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स का कोर्स कराऊँ, लाइक आई हैड डिस्कस्ड इन वीडियोस कि मैंने आपसे पूछा था आपका सजेशन कि आप चाहते हो कि मैं तीनों में से कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊँ जिस पे भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे. सो आई स्टार्ट टीचिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन माई चैनल. सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन इन दिस वीडियो एज वेल कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ. देन उसके बाद वील मूव ऑन टू द वीडियो. तो लुक, सबसे पहले नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. फिज़िक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम पोर्शन आपका जो है वो थ्योरेटिकल ही आता है. थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए नोट्स बेस्ट होते हैं. एंड कई बार तो ऐसा होता है कि नोट्स के बाहर से कुछ आता ही नहीं है. लाइक अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे केस में जो मैंने नोट्स बना रखे थे या जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे थे, जितना मेरा पेपर था वो पूरा उसी से बना था. ऑब्वियसली इसीलिए मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी फिज़िक्स में. एंड जितनी भी चीज़ें मैंने पूरे साल भर में फॉलो की थी ना, वो सब मैं समराइज़ करके आपको इस वीडियो में बता रही हूँ. एंड देन उसके बाद नोट्स के लिए आपको सेपरेट कॉपी बनानी है. पीडीएफ नहीं प्रेफर करनी है, प्रिंटेड फॉर्म ही हमेशा आपको प्रेफर करना है. एंड किस तरह से नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले आपको लेक्चर वॉच करना है, देन नोट्स बनाने हैं, देन क्वेश्चन बैंक आप कोई सा भी ले सकते हो, उससे क्वेश्चंस करने हैं. नाउ लुक, जब भी आप क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक चैप्टर जस्ट अभी अभी पढ़ा है तो आपके सारे डाउट्स तो सॉल्व नहीं होंगे, राइट. कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो आपको अपने सारे डाउट्स सॉल्व करने हैं. डाउट सॉल्विंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई हैव अ ग्रेट एप्लीकेशन फॉर यू ऑल जिससे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. Are you still struggling with your homework? Don't worry, SnapSolve will help. All you have to do is click the picture of the doubt, crop it, and you get instant solutions. You also get free online tutors with personalized tutoring. You can also improve yourself through the daily quizzes and learn the concept through the videos. You can also invite your friends and both of you can study together. So all you have to do is go to the Play Store, type SnapSolve and download it. जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर ऐप के बारे में बताती हूँ अपनी वीडियोस में तो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि ये पर्टिकुलर ऐप iOS डिवाइसेस में नहीं इंस्टॉल हो रहा है. सो दिस पर्टिकुलर ऐप इज़ अवेलेबल इन iOS डिवाइसेस एज वेल. तो आप डेफिनेटली इसे इंस्टॉल करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप आराम से इस पर्टिकुलर ऐप से सॉल्व कर सकते हो. देन लुक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पर्सनल नोट्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों के नोट्स से. लाइक जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उसमें मैं हमेशा यही डिस्कस करती हूँ कि खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं. अगर आप किसी और के नोट से पढ़ोगे ना तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी. ऑब्वियसली वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आप पढ़ना चाहो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको उसके नोट्स मिल जाएं, इसीलिए खुद के नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन टेक हेल्प ऑफ माय नोट्स. मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बट मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. हेल्प ले सकते हो बट कम्प्लीटली उन्हीं पर रिलाई मत करना, क्योंकि खुद के नोट्स में हमारी खुद की लैंग्वेज होती है तो हमें बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. और कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे नोट्स हैं, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली, देन उन्हीं से पढ़ा. एंड मैं तो यार हमेशा पीडीएफ को मना ही करती हूँ. आप प्रिंटेड वर्जन से पढ़ सकते हो. आप अगर मेरे नोट्स ले रहे हो तो उनका प्रिंट आउट करा लो, या फिर अगर आप किसी अपने टॉपर फ्रेंड से या फिर किसी अपने एल्डर से कोई नोट्स ले रहे हो तो फोटो स्टेट करा लो. तो हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में ही पढ़ना, बिकॉज पीडीएफ में पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है एंड फ़ोन में ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. तो डेफिनेटली आपको प्रिंटेड फॉर्म लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. बाकी इफ़ यू कैन गेट दैट प्रिंटेड वर्जन सो पीडीएफ से ही आप पढ़ सकते हो. देन उसके बाद है लर्न ऑल द डेरिवेशंस. नाउ फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम आपके डेरिवेशंस ही आ जाएंगे, तो आपको सारे डेरिवेशंस लर्न होने चाहिए. अब डेरिवेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे तो डेरिवेशंस हैं, ऑलमोस्ट कई सिमिलर भी लगते हैं, तो हम डेरिवेशंस किस तरह से लर्न कर सकते हैं. तो लोग, डेरिवेशंस के लिए आपको क्या करना है, उसका फिगर लर्न करना है सबसे पहले. लाइक अगर गॉस थ्योरम है, मैं जनरली उसी का एग्जाम्पल देती हूँ. गॉस थ्योरम है तो आपको पता होना चाहिए एक क्लोज स्फेरिकल सर्फेस के लिए है वो, तो उसका फिगर आप लर्न कर लो कि किस तरह से क्या आपको लेना है. देन आपको पता है उसमें क्या लेना है, आपको एक छोटा सा एरिया लेना है, देन उसको इंटीग्रेट करके आपको पूरा बनाना है. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड स्टेप्स हैं वो आपको डेफिनेटली लर्न होने चाहिए. एंड जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है, लाइक अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो phi इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये है फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला हमारा. तो आपको याद होना चाहिए कि उसका फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है, ये है. तो अगर आपको ये याद होगा कि
उसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो ये है, तो आपको स्टेप्स भी याद रहेंगे कि किस तरह से आपको डिराइव करना है। अगर आपको फाइनल फॉर्मूला ही याद नहीं है तो ऑब्वियसली बीच का डेरिवेशन भी आप मे बी थोड़ा बहुत भूल जाओ। अब यहाँ पे आपको पता है कि पहले आपको क्या करना है, डी फाई निकालना है, मतलब बहुत छोटी सी एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है। देन उसे क्या कर देना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। अब जब आप वो करोगे ना, आपको पता चलेगा अगर बीच में ई आ रहा है तो आपको क्या करना है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू निकालोगे, देन पुट करोगे, तो आपका पूरा जो डेरिवेशन है वो आराम से हो जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को नोट करते जाना है कि मुझे ये डेरिवेशन किस तरह से करना है, तो आप डेरिवेशन भूलोगे नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया डेरिवेशन तो आ गया, डेरिवेशन में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो आपको क्या करना है, लिखना है उसे, ये नहीं कि बस देख लिया है तो डेरिवेशन ख़त्म हो गया, बस हमें आ गया। बिकॉज अगर आप उस डेरिवेशन को देख रहे हो तो हमें उस टाइम पे लगता है कि यार हमें तो ये समझ में आ गया, बट बाद में अगर 1-2 महीने बाद देखेंगे तो हमें याद ही नहीं होंगे कि क्या स्टेप्स हैं। बट अगर हम लिखते लिखते प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद रहेगा कि इस स्टेप के बाद मैंने ये लिखा था। मतलब अगर हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद रहे। इसीलिए रिटन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिस करते रहना है, और रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक दिन एक डेरिवेशन कर लिया, उसके बाद आपको 1 वीक के बाद एटलीस्ट आपको रिवाइज करना है कि ये डेरिवेशन में क्या था। अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप 2-3 महीने तक उस चैप्टर को देख नहीं रहे हो, तो आप भूल ही जाओगे उसे। बाद में आपको फिर से अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा वो चैप्टर। इससे बेटर ये है कि 1 वीक में आप बस एक बार देख लो उसे, क्योंकि एक बार जब आपने वो पूरा पढ़ लिया है उसके बाद अगर आप सिर्फ देखोगे भी तभी भी काम चल जाएगा। बट जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देख रहे हो कि हाँ ये नया डेरिवेशन है, उस केस में आपको बहुत बार उसे लिख के प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो सारे आपको लर्न करने हैं। आप एक फॉर्मूला डायरी भी बना सकते हो जिसमें जितने फॉर्मूलाज आपके आते जाएंगे उन सबको आप नोट डाउन करते जाओ। बिकॉज जब मैं क्लास 12th में थी तो मैंने अपनी फॉर्मूला डायरीज़ भी बना रखी थी, फिजिक्स की अलग, मैथ्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। तो आपको डेफिनेटली फॉर्मूलाज एक पर्टिकुलर जगह पर लिख देने हैं। देन उसके बाद क्या क्या यूनिट्स होती है किसी भी चीज़ की, एंड ये जो यूनिट्स और डेफिनेशंस एंड ऑल है ना, ये सिर्फ आपके यहीं पे यूज़ नहीं होंगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी बुक उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी पूछा जाता है फ्लक्स की यूनिट क्या है, अगर आपको वेबर दे दिया गया है ये किसकी यूनिट है। कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे ये चीज़ें भी दी होती है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर है या फिर वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वहाँ पर ना वो पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट अगर आप अभी ये चीज़ें पढ़ोगे ना तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको 12th में ही हेल्प करेंगी। अगर आप फर्दर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हो तभी भी ये चीज़ें आपको डेफिनेटली वहाँ पर भी हेल्प करने वाली हैं। देन उसके बाद डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको जितनी डेफिनेशंस हैं सब लर्न होनी चाहिए एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे कोई भी चीज़ हो आप अपनी लैंग्वेज में उसे लर्न करने का ट्राई करो। अगर बुक में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखी है, ज़रूरी नहीं है उसे रट्टा मारना है, तो उसके बाद आप उसे खुद अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो न्यूमेरिकल्स का ही होता है। मैं भी जब क्लास 12th में आई थी तो मुझे बहुत डर लगा था कि मेरे मार्क्स कहीं न्यूमेरिकल्स की वजह से कम ना आ जाए। एंड ऑनेस्टली जब मैं क्लास 12th में जस्ट एंटर हुई थी तो आई वाज होपिंग कि मेरे एटलीस्ट 80 मार्क्स तो आ ही जाए। बट जैसे जैसे मैंने मेहनत करी एंड मैंने पूरा पेपर पैटर्न देखा तो आई वाज लाइक यार मैं 95 प्लस तो स्कोर डेफिनेटली कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। बट फॉर्चुनेटली मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। लाइक अगर आप यूके बोर्ड से हो, बिकॉज मैंने क्लास 12th अपना यूके बोर्ड से किया है एंड क्लास 10 तक मैं सीबीएसई बोर्ड से थी, तो मुझे दोनों का पेपर पैटर्न पता है। अगर आप यूके बोर्ड से हो ना, तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज और मास्टरमाइंड के न्यूमेरिकल्स करोगे तो काम चल जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। तो यूके बोर्ड से अगर हो तो पीवाईक्यूज करो एंड मास्टरमाइंड, एंड इसके अलावा न्यूमेरिकल्स की कंडीशन में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम सीबीएसई में। ना लुक, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज तो यार हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपको डेफिनेटली करने हैं। उसके बाद लुक, आप पीवाईक्यूज कर लोगे, देन क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। एंड क्वेश्चन बैंक तो मैं पहले ही प्रेफर करती हूँ कि एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है तभी आप क्वेश्चन बैंक अपना स्टार्ट कर दो। बाद में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्वेश्चन बैंक भी देखने हैं, पीवाईक्यूज भी देखने हैं, सैम्पल पेपर्स भी देखने हैं, तो इसीलिए जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो क्वेश्चन बैंक देखो, उसके जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो। देन उसके बाद सैम्पल पेपर्स, मतलब इन तीनों को ही आपको मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई में ऐसा डेफिनेट नहीं होता है कि अगर ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो यही न्यूमेरिकल आपका आएगा। जो न्यूमेरिकल हैं वो चेंज होते जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि पूरे रेफरेंस के सारे क्वेश्चन आप कर लो। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे वो यही कहेगा मैंने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे। इवन अगर आप मेरे से भी पूछोगे तो मैंने रेफरेंस के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं
करे थे, कुछ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स करती थी। तो यहाँ पे आपको भी यही करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, बट अगर आप स्मार्टली उसी चीज़ को करोगे सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सो यहाँ पे PYQs, क्वेश्चन बैंक एंड सैम्पल पेपर्स, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इन तीनों को ही प्रेफर करना है। अगर आप एक भी चीज़ को मिस आउट कर दोगे ना तो मे बी उस पर्टिकुलर चीज़ से क्वेश्चंस आ जाएं एंड देन आप रिग्रेट करोगे कि यार ये तो सैम्पल पेपर में था बट मैंने वो सॉल्व नहीं किया। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस डेफिनेटली करने हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस मोर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं ना कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आदत बनती जाएगी कि अच्छा ये न्यूमेरिकल्स हैं तो मुझे इस तरह से ही सॉल्व करना है। अगर एक ही टाइप के सपोज आपको 3 न्यूमेरिकल्स दिख गए हैं, जब आपने वो तीनों कर लिए तो आपको एक हैबिट बन गई कि हाँ ये न्यूमेरिकल आएगा तो मुझे इस तरह से सॉल्व करना है। सो डेफिनेटली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स उतने ही अच्छे तरीके से वो आपको समझ में आएंगे। सो आई होप आई कवर्ड ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे अगर आपको 100 स्कोर करना है ना तो एक और चीज़ आ जाती है, 100 स्कोर करने के लिए जो 30 मार्क्स जाते हैं स्कूल से वो आपके फुल जाने चाहिए। अगर आपके फुल नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली आप 100 स्कोर तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जितने काम आपको आपकी टीचर्स देती हैं उन्हें पूरा कंप्लीट रखना, क्योंकि आई हैड अ फ्रेंड जो बहुत इंटेलिजेंट था बट उसके 18 मार्क्स गए थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप टीचर्स से बिल्कुल लड़ाई कर रहे हो, आपके बस आर्ग्यूमेंट्स ही होने में लगे हैं तो इतने कम मार्क्स वो आपके भेजेंगे, 12 मार्क्स बिना मतलब के कट गए। तो इसीलिए आपको जो भी आपको वर्क देते हैं आपके टीचर्स उन्हें प्रॉपरली करना है। आई नो थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट स्टिल देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। आप ही के टीचर्स हैं, कुछ ना कुछ वो आपको डेफिनेटली दे रहे होंगे। सो रिस्पेक्ट करो उनकी एंड प्रॉपर उनसे बात करते रहो, क्योंकि वो 30 मार्क्स उन्हीं के हाथ में लास्ट में। और अगर वो 30 में से 1 मार्क्स भी कम आ गया तो आपके फुल नंबर तो नहीं आने वाले। मेरे 30 आउट ऑफ 30 गए थे स्कूल से, इसीलिए मेरे 100 आ पाए। तो इसीलिए मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करो। कोई भी अगर आपका डाउट होगा या फिर आप चाहते हो कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन तीनों में से कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe, and thanks for watching.